इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और श्रोताओं, अंतराल के बाद पुनः स्वागत है। और जैसा कि अब गेहूं खरीदी शुरू होने वाली है, तो उसी से संबंधित एक सूचना है। अन्नदाताओं की समृद्धि के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं उपार्जन वर्ष 2026 में इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ होने वाली है। 7 अप्रैल से पंजीकृत किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग शुरू होगी। प्रदेश के शेष संभागों में 15 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। तो श्रोताओं, ये थी सूचना, और सूचना के बाद चलते हैं और बात करते हैं आज के मेहमान से। श्रोताओं, जैसा कि आज मंगलवार है और आज जो हमारा कार्यक्रम है किसान वाणी, उसके अंतर्गत जो हम हमारी बहनों के लिए कार्यक्रम लेकर के आते हैं वो कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी है। और ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम है तो आज हम आपको बात भी कराएंगे हमारी एक बहन से। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ हमारी एक बहन है, श्रीमती आरती। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी में। नमस्कार। नमस्कार मैडम। तो आरती जी, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। मैडम, मैं हाउस वाइफ हूँ और डांस क्लास चलाती हूँ जी। बैतूल में रहती हूँ और हमारा गांव पास में ही है, कोयलारी गांव। खेती से भी जुड़ी हूँ, घर में गार्डनिंग भी करती हूँ और हमारे घर के सामने गार्डन भी है और घर में गार्डनिंग भी करते हैं। और बहुत प्यारा लगता है जब कोई आता है मेहमान तो बहुत तारीफ करते हैं, इतने सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, 200-300 पेड़ पौधे लगे हैं हमारे घर में जी। और बहुत प्यारा लगता है वातावरण जी। और आरती जी, जैसे कि आपने बताया कि आप गार्डनिंग करते हैं और आपने ये भी बताया कि लोग आते हैं तो आपके घर को देख करके बहुत अच्छा बोलते हैं कि बहुत सुंदर लग रहा है। और सच में जब मैं भी आई तो मैंने भी देखा कि आपके यहाँ इतने सारे गुलाब के फूल लगे हैं, दूसरे प्रकार के भी फूल दिख रहे हैं आपके यहाँ। और ये जो आपने वेस्ट मटेरियल से बहुत से जो गमले बनाए हैं, ये भी देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको पेड़ पौधे लगाने का शौक, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मुझे प्रेरणा मेरे ससुराल में मिली। पहले तो हमारे घर में खेती किसानी नहीं होती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड प्रकृति से बहुत प्यार है जी। वो प्रकृति प्रेमी है। वो जहाँ भी पेड़ पौधे लगाना उनको मतलब लगा सकते हैं, वहाँ पर वो लगाते हैं जी। हमारे घर के सामने गार्डन है, उसमें वो रोज 2 घंटे पानी देते हैं और उस तरफ बहुत सारे प्रकार के पेड़ लगाए जी। और जैसे आपके जो घर के आंगन में है, जो घर में जो आपके पेड़ पौधे लगे हैं, वो कौन कौन से? क्या सब्जियां भी लगी हुई है, फूलों के भी है, और कौन से? जी, सब्जियां भी लगाए और हम दोनों मिलके मेहनत करते हैं। गुलाब के पेड़, गेंदे के, और सब्जियों में बल्लर, करेला, गिलकी, लौकी, कद्दू, ये सब हमने घर की सब्जी उगाकर खाए हैं जी। तो जैसे बल्लर की यदि हम बात करते हैं तो आपने जैसे बताया कि अब जैसे सूखी दिख रही है थोड़ी सी, तो अभी आपने इसमें लगभग कितने बार बल्लर खा ली और किस तरह से इसको लगाया था? हमने बल्लर का बीज लगाए थे, एक गांव से लेके आए थे। इनने बहुत अच्छी बल्लर थी, इतनी फरती है और बीज को सुखाकर और बांटते भी जी कि सब लोग लगा लें और उसका यूज करें जी। जो हमने गांव से बीज लाए थे उसमें गड्ढा खोदकर बीज लगाया, उसके बाद रस्सी से धीरे धीरे उसमें सहारा देकर उसको ऊपर चढ़ाया लेंटर पे। तो लेंटर पे पूरी बेला मतलब पूरे में फैल गई थी। उसको धीरे धीरे सहारा देते रहते हैं, ध्यान रखना पड़ता है, डेली पानी देना पड़ता है, तभी वो होती है। घर पर खाद होती है गोबर की, उसको हम लाकर और डाल जी। और उसमें देखते रहना पड़ता है कि उसमें कीड़े तो नहीं पड़े और इस पे ध्यान देना पड़ता है। आला बना
बनाकर और कोई कीट का प्रकोप ना हो। जी, आला बनाने की जरूरत क्यों होती है? क्या सिंचाई अच्छे से करने की आवश्यकता होती है? सिंचाई बहुत अच्छे से हो जाती है, उसमें अंदर तक पानी चला जाता है, इसीलिए आला बनाना बहुत जरूरी होता है। और आरती जी, जैसा आपने बताया कि आपके गांव में खेती बाड़ी है आपकी, तो कौन सा गांव है और किस एरिया में आता है? हमारा कतिया कोयलारी गांव है जो रानीपुर के पास में है, और यहाँ पर खेती मतलब हम पूरी फैमिली मिलकर ही करते हैं। बहुत प्यारा लगता है। हमारे गांव में भी कटहर के पेड़, नारियल के, केले के और बहुत सारे प्रकार के पेड़ हम दोनों ने मिलके लगाए हैं। अभी भुट्टे लगाए हैं हमारे गाँव में, तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। जी, पर आरती जी, जैसे अभी तो देख रहे हैं हम लोग कि गेहूं कटाई का समय चल रहा है, बहुत से खेत में गेहूं कट चुके हैं और आप कह रहे हैं कि आपके खेत में भुट्टे लगे, तो क्या अभी हरे हैं भुट्टे आपके खेत में? आधे हरे हैं, आधे सूख रहे हैं, मतलब थोड़े से काटने पे आ गए हैं। जी, तो अभी इस समय आपने भुट्टे लगाए, तो आमदनी के हिसाब से आपके खेत में भुट्टे लगे हुए हैं? जी, इस समय क्या होता है कि हरे वाले भुट्टे महंगे बिक जाते हैं, इसलिए हम लोग ने लगा लिए थे भुट्टे। जी, और आगे कौन कौन सी फसलें आप लोग लेने वाले हैं? आगे अब हम खरीफ की फसल लगाएंगे। जी, तो जैसे अब आपके खेत में जैसे मक्के की जो फसल है ये कट जाएगी, उसके बाद आप अगली जो खरीफ की फसलें लेने वाले हैं, तो उसके लिए आप जमीन किस तरह से बना के रखेंगे? उसके बाद हम इसको गहरी जुताई करके उर्वरक क्षमता बनी रहे, इसके लिए हम थोड़े दिन के लिए इसको छोड़ देंगे। इसके बाद हम दूसरी फसल लगाएंगे। जी, तो जैसे आपने बताया कि अब इसको जैसे गहरी जुताई करके आप छोड़ देंगे, और जैसे भी हम बात कर रहे थे तो आप बातों बातों में कह भी रहे थे कि यदि फसल चक्र अपनाते हैं, अलग अलग प्रकार की फसल लेते, तो ये भी हमारे जमीन के लिए फायदेमंद रहती है। तो इस तरह से भी आप फसल लगाते हैं? हाँ, उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए हम बदल बदल कर फसल का उपयोग करते हैं। जी, और जैसा होता है कि मतलब एक ही एक फसल लगाने से उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है, बदल बदल कर फसल लगाने से उर्वरक क्षमता बनी रहती है। इसलिए हमने गेहूं की बजाय इस बार मक्का लगाया है। इसके बाद उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, अगली फसल के लिए मतलब मिट्टी भी तैयार हो जाएगी। और इसमें पोषक तत्व की जैसे बात करें तो अलग अलग फसल में अलग अलग पोषक तत्व रहते हैं, इसीलिए हम लोग ना बदल बदल कर फसल लगाना चाहिए। आरती जी, जैसे कि आपने हमको बताया कि आपके जैसे आप खेती का कार्य भी पूरे परिवार के साथ मिल करके करती है, उसके साथ साथ आपके यहाँ बहुत सुंदर गार्डन भी है, और आपने ये भी बताया कि आप एक नृत्य शिक्षक भी है। तो मैं जानना चाहूंगी कि जो आप नृत्य शिक्षक है, तो आपने इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली और आप इसको लेकर के अभी क्या क्या कर रहे हो? मैडम, मेरे पास डिप्लोमा और जुम्मा का अभी मेरी डिग्री चल रही है और 3rd ईयर चल रहा है, क्योंकि जो चीज में अपने को इंटरेस्ट है उसकी डिग्री होना बहुत जरूरी होता है। जी, इन सब में आप जैसे खेती के लिए समय, नृत्य के लिए समय और घर के लिए समय, किस तरह से आप कार्यों का बंटवारा करती है? इसके लिए मुझे 5 बजे उठना पड़ता है डेली। पहले तो मैं जुम्मा क्लास करती हूँ, फिर योगा क्लास करती हूँ, उसके बाद घर के जितने भी काम रहते हैं उनको पूर्ण करके एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो मैं मतलब अपने के लिए मेहनत। और आरती जी, जैसे कि हम खेत के बारे में बात कर रहे हैं, उसके साथ गृह वाटिका की भी हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपके यहाँ आपने बहुत सारे जो गमले आपके यहाँ दिख रहे हैं, तो गमले, मिट्टी के गमले के साथ साथ मुझे प्लास्टिक के भी अलग अलग टाइप के डब्बे दिख रहे हैं, अलग अलग टाइप के पेंटिंग किए हुए पॉट दिख रहे हैं, तो किस तरह से आप वेस्ट मटेरियल का उपयोग करके अपने घर में पेड़ पौधे लगाते हैं? जी, जो बाटलें रहती है उनको हम लोग मतलब शेप देकर उसमें पेड़ पौधे लगाकर बहुत अच्छे से उसका उपयोग कर लेते हैं। प्लास्टिक को व्यक्ति फेंक देता है, लेकिन हम लोग उसमें पेड़ पौधे लगाकर और उसमें गार्डनिंग कर लेते हैं। अभी एक गाड़ी का टायर था, उसमें मिट्टी डालकर, उसमें बीज डालकर, और जैसे भी बड़े हुए वैसे उनको मतलब हमने प्लेस पर लगा दिया। जी, मतलब आप एक तरह से छोटा सा जैसे नर्सरी में पौधा तैयार होता है, वैसा आप जो आपके यहाँ टायर है उसमें आप पौधे तैयार करके फिर दूसरी जगह पे उसको लगाते हैं, तो टायर में उसको फैलने के लिए जगह मिल जाती है। जी, तो मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे वेस्ट मटेरियल का तो हम उपयोग करके बहुत अच्छे से पेड़ पौधे लगा सकते हैं। अब इसके साथ मैं एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे कि जैसे कि हमारी बहुत सी बहनें जो होती है वो सब्जियां भी लगाती है, और आपके यहाँ जैसे आपने बताया कि आपने बेल वाली सब्जियां बहुत लगाई, जैसे लौकी और कद्दू के बारे में, गिलकी। जी, तो इसके साथ आपने जैसे टमाटर, हाँ, टमाटर तो बहुत लगे जी, और उसके साथ पालक भी लगाई है। तो जो टमाटर आपने लगाए थे वो किस तरह से लगाए थे? अभी टमाटर के बीज लगाए थे, टायर में हमने बीज डाल दिए थे, उसमें रोपा आया, उसके बाद अलग अलग जगह पर हमने उसको लगा दिए थे। जी, तो अभी आपके यहाँ कितने बड़े बड़े पौधे हैं उसके? हमारे यहाँ मीडियम साइज के हैं, मतलब उसपे टमाटर लग रहे हैं। अब टमाटर लगने लग गए हैं, बल्लर भी लगी है, अभी टमाटर भी लगे हैं इस टाइम पे। जी, गिलकी थोड़े दिन लगी थी, अभी नहीं लग रही। अभी हमने जैसे वेस्ट मटेरियल की बात करी, तो वेस्ट मटेरियल में हमारे घर में जो कचरा निकलता है घर का, सूखा कचरा, गीला कचरा, तो उसका उपयोग आप किस तरह से अपने गार्डन में
किस तरह से कर सकते हैं? हमारे घर में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, सब्जी भाजी का कचरा और जो पेड़ पौधों का कचरा रहता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है उसको हम, हमारे घर के सामने एक गार्डन है, उसमें गड्ढे हैं, गड्ढों पर डालकर उसको पूर देते हैं। उससे उसका मतलब जमीन भी लेवल पे आ जाती है और थोड़े दिन बाद उपजाऊ बन जाती है जगह। जी, तो इस तरह से आप वहाँ पर खाद एक तरह से बना लेते हैं। जी। अब जैसे कि आपके गार्डन की यदि हम बात करें तो जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ 150-200 प्रकार के पौधे हैं आपके यहाँ, तो अभी आपके जो गार्डन में अभी इस समय में जो फूल देने वाले पौधे हैं वो कौन कौन से हैं? अभी तो गुलाब लगे हैं, लिली का लगा है और गुलाब के लगे हैं पेड़ अभी, मतलब जिसमें फूल आ रहे हैं। जी, अभी 2 प्रकार के फूल आपके यहाँ ज्यादा खिल रहे हैं। जी। और जैसे कि अभी जो समय रहता है, गर्मी का समय रहता है, तो इस समय में सिंचाई को लेकर के किस तरह से व्यवस्था करनी होती है? सुबह शाम दोनों टाइम पानी देना पड़ता है पेड़ पौधों में और ध्यान रखना पड़ता है जी। साफ सफाई का। और सिंचाई से मुझे याद आता है जी। हमारे घर में चिड़िया ने इतने घोंसले बनाई हैं, 8-10 घोंसले बना ली है, और वो चिड़ियाओं के लिए मतलब घोंसला बनाए हैं और पानी की व्यवस्था की है हमारे घर में। मतलब 8-10 घोंसले चिड़िया ने ऑटोमेटिक बना ली। जो चिड़िया अपने को देखने को नहीं मिलती है वो हमारे घर में रहती है। मैं यहाँ गौरैया चिड़िया की बात कर रही हूँ जो विलुप्त होते जा रही है। बचपन में अपने को 100 चिड़िया दिखती थी, लेकिन आज 2-4-10 ही दिखती हैं। जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही आरती जी। हम जब छोटे थे तो हम तो घर के आंगन में जब हम दाने डालते थे उनको, तो हम उनको दाने डालने के बाद उनके बीच में खेल के निकल जाते थे और वो एकदम से उड़ जाती थी। और अभी तो हमको हमारे आंगन में 1 और 2 भी चिड़िया नहीं देखने को मिलती है, पर आपके यहाँ चिड़िया के काफी घोंसले है और बहुत सारी चिड़िया उसी टाइम पे आती है जिस टाइम पे मेरे मिस्टर दाना डालते हैं। जी। चिड़िया के जब बच्चे बड़े हो जाती है तो उनकी जो चहक रहती है, ऐसा लगता है घुंघरू बज रहे हैं। बहुत प्यारा लगता है वो माहौल। जी बिल्कुल, एक तो फूल खिले हैं, उसके साथ साथ चिड़ियाओं की चहक सुनाई दे रही है। बड़ा ही सुंदर सुबह का वातावरण होता है। और उठे बराबर यदि हमको हमारे आंखों के सामने हरियाली और रंग बिरंगे फूल दिख जाए तो और ही अच्छी बात है। और जैसे कि आपका गार्डन भी बहुत अच्छा है। और आरती जी, आपने बताया था कि आपके खेत में कटहल के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो अभी क्या उसमें कटहल लग रहे हैं? जी, गर्मी में कटहल लगते हैं। जी, तो बड़े बड़े पेड़ है आपके? हाँ, बड़े बड़े पेड़। तो जैसे उसके पहले उसमें किस तरह की व्यवस्था करनी होती है कि फल अच्छे से आए? उसमें घर की हम लोग खाद डालते थे। सागौन के पेड़ भी लगाए हैं जी, और केले के पेड़ भी लगाए, केले भी लग रहे हैं अभी जी। तो अभी केले लगे हुए हैं आपके। लगे। किस तरह की व्यवस्था करनी होती है? और कटहल के पौधे की ज्यादा देख रेख नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसमें हम लोग जेपी खाद का उपयोग करते हैं, तो बस पानी दे दो तो वो अपने आप हो जाते हैं। जी, मतलब आपके पेड़ बहुत स्वस्थ है, उसको किसी भी प्रकार की बीमारी या कुछ ये नहीं है। समय समय पे बस सिंचाई, निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। जी। चलते चलते आप हमारी सभी बहनों से क्या कहना चाहेंगी? जाते जाते मैं ये सभी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि हाउस वाइफ होकर भी आप अपने हुनर को पहचानिए और अपने समय का सदुपयोग करिए। जैसे ही अपन पेड़ पौधे लगाते हैं जिससे एक कोम निकलती है, वैसे छोटी छोटी खुशियों को एकत्रित करके हम अपनी खुशी को जोड़ सकते, और यदि हम खुश रहेंगे तो हमारा परिवार खुश रहेगा। जी बिल्कुल सही बात कही आपने आरती जी। और इसी तरह से यदि हमारी बहनें भी करती है कि उन्हें जो पसंद है वो कार्य अच्छे से करे वो, और उसके साथ साथ यदि हम अपने आप को प्रकृति से जोड़ लेते हैं तो जिस इंसान ने प्रकृति से दोस्ती कर ली वो कभी भी निराश नहीं हो सकता। और आरती जी, आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया और हमसे इतनी सारी खेती बाड़ी, गृह वाटिका से संबंधित बातें की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्रीमती आरती आरसे से की गई बातचीत, और इस बातचीत के बाद चलते हैं और लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको प्रणाम। किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है, और सेवा होगी उनकी आय बढ़ने से। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाओं पर निरंतर काम चल रहा है। बीज से लेकर बाजार तक कई योजनाएं बनाई गई है, और नई कृषि पद्धतियां और नई तकनीकी का इस्तेमाल भी इसके लिए जरूरी है। लेकिन नई तकनीकी हो, नई पद्धतियां हो, योजनाएं और योजनाओं से लाभ कैसे उठाएं, इन सब चीजों के लिए किसान को जानकारी और प्रशिक्षण चाहिए। और इसलिए 11, 12 और 13 अप्रैल को रायसेन में एक राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला एक कर्मकांड नहीं है,
इस मेले में अलग अलग योजनाओं के बारे में किसानों के लिए अलग अलग सत्र होंगे, जिसमें कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, उन्नत किसान अधिकारीगण आपको प्रशिक्षण देंगे। और प्रशिक्षण केवल थ्योरी का नहीं होगा, प्रैक्टिकल का भी होगा। और इसलिए व्यापक पैमाने पर लाइव डेमोज का आयोजन किया गया है। लाइव डेमो का मतलब है कि अगर आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी है तो बाकायदा उसका प्रदर्शन होगा कि 1-2.5 एकड़ के खेत में कौन कौन सी फसलें पैदा की जा सकती है। चाहे ड्रोन का प्रशिक्षण हो, चाहे पॉली हाउस और ग्रीन हाउस की खेती करना हो, नई मशीनों का इस्तेमाल करना हो, हाइड्रोपोनिक्स जैसी नई पद्धतियों को सीखना हो, असली खाद और नकली खाद के बीच पहचान करना सीखना हो। ऐसे एक नहीं कई विषय है किसान के, जिन पर किसानों को यहाँ जानकारी, प्रशिक्षण और प्रदर्शन तीनों के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। मेरी कोशिश है एक जगह आपको सारी जानकारी मिले, न केवल जानकारी मिले बल्कि वहां के आप सीखें कि कैसे हम नई कृषि पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं, कैसे संतुलित केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं, कैसे कम खेती में ज्यादा आमदनी बढ़ा सकते हैं। और इसलिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं 11 तारीख को, 11 अप्रैल ठीक 10 बजे इस मेले का शुभारंभ होगा और 3 दिन निरंतर अलग अलग विषयों पर अलग अलग सत्र और पूरे देश के विशेषज्ञ वहां रहेंगे। तो आइए किसान भाई बहनों, रायसेन आपका इंतजार कर रहा है। आइए, सीखिए और अपनी आमदनी भी बढ़ाइए और देश का उत्पादन बढ़ा के भारत माता की सेवा भी कीजिए। धन्यवाद। और श्रोताओं, अब चलते हैं मनोरंजन की ओर और आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा लोक भजन। हीरे जड़ाऊं मोरा कंगना, कंगना नाही दूंगी। हीरे जड़ाए मोरा कंगना, कंगना नाही दूंगी। हीरे जड़ाऊं मोरा कंगना, कंगना नाही दूंगी। हीरा जड़ाऊं मोरा कंगना, कंगना नाही दूंगी। मैं कैसे आया मोरा कंगना, कंगना नाही दूंगी। मैं कैसे आया मोरा कंगना, कंगना नहीं दूंगी। मैं कैसे आया मोरा कंगना, कंगना नहीं दूंगी। मैं कैसे आया मोरा कंगना, कंगना नहीं दूंगी। आंगन में थाड़े ससुजी समझावे, आंगन में थाड़े ससुजी समझावे। आंगन में थाड़े ससुजी समझावे, आंगन में थाड़े ससुजी समझावे। दे दो बहू रानी कंगना, कंगना नहीं दूंगी। दे दो बहू रानी कंगना, कंगना नहीं दूंगी।
अभी आप सुन रहे थे संदीप चौबे और साथियों की आवाज़ में गाया हुआ ये लोक भजन। और इस लोक भजन के बाद चलते हैं और करते हैं हमारी आज की कृषि चर्चा। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा हमें बताकर नहीं आती। जैसा कि हम अभी ही देख रहे हैं, मौसम की यदि हम बात करें तो हमारी गेहूं की कटाई चल रही है और हमारे ज़िले में अभी कुछ दिन पहले ही बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण हमारी फसल जो है वो प्रभावित हुई। और जिन क्षेत्रों में ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है वहाँ के हमारे किसान भाइयों को फसल में काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और इसी तरह की समस्याएं यानी प्राकृतिक आपदाएं और कीटों के प्रकोप, बीमारी के कारण हमारे किसान भाइयों की फसल खराब होने पर किसानों को बीमा सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS 22 जून 1999 को शुरू की गई थी, जिसमें किसानों को प्राकृतिक आपदा, बीमारी, कीट प्रकोप से जो नुकसान होता है उस स्थिति में कृषकों को वित्तीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करना है। अब यह योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY द्वारा प्रतिस्थापित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फ़ायदा लेने के लिए पंजीयन कराना अत्यंत आवश्यक है। खरीफ फसलों के लिए 31 जुलाई और रबी फसलों के लिए 31 दिसंबर की तारीख है। अपने क्षेत्र में अधिसूचित फसलों और उसकी अंतिम तिथि के लिए PMFBY पोर्टल और कृषि कार्यालय में हम संपर्क कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसल के लिए बीमित राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जो प्रति हेक्टेयर वित्तीय पैमाने या जिले के अनुमानित औसत मूल्य के आधार पर तय की जाती है। और श्रोताओं, आपको कार्यक्रम संबंधित एक सूचना बता देते हैं। आकाशवाणी बैतूल के लोकप्रिय कार्यक्रम किसान वाणी में एक विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 9 अप्रैल 2026 गुरुवार को शाम 7:20 बजे से 8 बजे के मध्य किया जाएगा। और सवालों के जवाब देने के लिए डॉक्टर RD बारपेटे, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल, विषय विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन। इस सजीव फोन कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 9 अप्रैल 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी बैतूल के फ़ोन नंबर, हमारा STD कोड है 07141 और फ़ोन नंबर 234722 या 231944 पर फ़ोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुने। 9 अप्रैल 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य फ़ोन नंबर 234722 या 231944। बैतूल का STD कोड है 07141। सूचना समाप्त हुई। और श्रोताओं, जैसा कि अब चलना है हमें हमारी श्रृंखला बातें खेती किसानी की ओर। और अभी समय है जैसे गेहूं कटाई का, तो इस समय हमें हमारी जो फसल है उसका सुरक्षा का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम फसल को काट के रखते हैं, तो अभी जैसे हमने प्राकृतिक आपदाओं की बात करी, तो कई बार पानी आ जाता है, तो हमें जो प्रबंधन करना होता है, हमारे खलिहान की जो व्यवस्था होती है वो इस तरह से करना है कि यदि एकदम से पानी आता है तो हमें पन्नियों का अरेंजमेंट करने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ जहां हमने फसल रखी है उस जगह का भी चुनाव ऐसा होना चाहिए कि वो ऊंचे स्थान पे हो, आसपास में कहीं बिजली के तार ना हो, और उसके साथ साथ ऐसी जगह पे हो जहाँ यदि हमारा खेत में कोई छोटा सा घर हो तो घर से थोड़ी दूरी पे हो। हम यदि चूल्हा जलाते हैं या किसी तरह से अग्नि जलाते हैं तो उससे भी दूर होना चाहिए। और इस तरह से यदि हम हमारी खलिहान की व्यवस्था करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रख कर के सही तरीके से हम हमारे जो फसल है उसके लिए प्रबंधन करते हैं, तो हमारी जो फसल है वो निश्चित ही अच्छी होगी और हमें अच्छी आमदनी भी होगी। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की श्रृंखला बातें खेती किसानी की, और आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनाते हैं ये प्यारा सा लोकगीत। बोलवासी आधी रात मायरी नीवा मड़ैया
निर्मला गोहिया और सखियों की आवाज़ में अभी आपने सुना ये लोक भजन, और इसी के साथ संपन्न होता है आज का हमारे कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत हमारी बहनों का कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। तो आज्ञा दीजिए अपनी रेडियो हमसफर अर्पणा को। जय राम जी की, जय जवान, जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।